गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है डीएनए रेप्लिकेशन पर। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन के फलस्वरूप किस प्रकार से एक डीएनए अपने एक डीएनए से पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो मॉडल्स दिए गए हैं उनके बारे में। तीन मुख्य मॉडल्स डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रपोज किए गए थे। ये तीन मॉडल्स हैं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सबसे पहले है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन के इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा पुराना या पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, इस पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड से हमारा एक स्ट्रैंड तो एज इट इज़ पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है और दूसरा नया जो स्ट्रैंड है वो पूरा का पूरा नया बनता है। जैसे एक डीएनए है उससे दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल तो एज इट इज़ ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो नया है, न्यूली फॉर्म्ड है, नया मॉलिक्यूल है डीएनए का। तो इस प्रकार से कंजर्व एक सीक्वेंस जो है वो हमारी मतलब एक पूरा का पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की जो है वो कंजर्व्ड है और दूसरी जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल वो नवनिर्मित होती है। The double-stranded DNA molecule serve as a template for a whole new molecule of DNA and the original DNA molecule is fully conserved during replication। यानी पूरी की पूरी जो double-stranded DNA molecule है वो template की तरह या सांचे की तरह काम करती है, जिसके फलस्वरूप पूरा एक whole DNA का नया molecule बनता है और जो DNA का एक molecule है वो original रहता है, parental रहता है, वो replication के दौरान पूरा का पूरा संरक्षित रहता है, conserved रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन का जो दूसरा मॉडल है उसे कहते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के इस मॉडल के तहत जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, वो कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड अपने सामने एक पूरक स्ट्रैंड का निर्माण करता है, एक नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण करता है और फिर ये फ्रेगमेंट्स वापस में जुड़ जाते हैं, जिससे हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। रेप्लिकेशन के इस मॉडल को हम डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन कहते हैं। Each resulting DNA molecule contains interspersed fragments of old and new DNA. None of the original molecule is conserved। यानी इसके अंदर फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं फ्रेगमेंट्स में, जिसमें फ्रेगमेंट्स में से फिर नए डीएनए भी बनता है। तो जो हाइब्रिड बन के आ रहा है उसमें कुछ फ्रेगमेंट तो हमारा पेरेंटल या ओरिजिनल फ्रेगमेंट है और कुछ फ्रेगमेंट हमारा नया न्यू डीएनए का पोर्शन है। कोई भी पूरा का पूरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल संरक्षित नहीं है, कंजर्व नहीं है। Dispersive replication would always produce hybrid molecules containing some original and some new DNA molecule। तो इसके फलस्वरूप जो हमारा नया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन के आता है वो हाइब्रिड है, जिसमें कुछ फ्रेगमेंट्स इसके पेरेंटल डीएनए हैं, ओरिजिनल डीएनए के हैं और कुछ फ्रेगमेंट्स नए डीएनए के हैं। Semi-conservative replication. The two nucleotide strands unwind and each serves as a template for a new DNA molecule। इसमें दोनों डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं वो खुलती हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल के अंदर जब रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है तो पेरेंटल स्ट्रैंड्स की दोनों स्ट्रैंड्स खुल जाती हैं, अनवाइंड हो जाती हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एक नए डीएनए मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए सांचे की तरह काम करती हैं, टेम्पलेट की तरह काम करती हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवाती हैं नए डीएनए मॉलिक्यूल को बनने के लिए। जैसे ही वो खुलती हैं उनके सामने उनसे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर के जुड़ने लगते हैं। With semi-conservative replication, one round of replication would produce two hybrid molecules, each consisting of half original DNA and half new DNA। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के द्वारा जब रेप्लिकेशन का एक राउंड पूरा हो जाता है तो हमारे पास में दो हाइब्रिड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती हैं। इन दोनों हाइब्रिड में एक स्ट्रैंड हमारी पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और दूसरी स्ट्रैंड हमारी नए डीएनए की होती है। तो रेप्लिकेशन के इस मॉडल को हम सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षित प्रतिकृतिकरण कहते हैं, जिसमें आधा भाग
डबल हेलिकल है जिसमें एक हेलिक्स जो है वो क्या है, संरक्षित है, ओरिजिनल है, और उसके सामने जो नई डीएनए की स्ट्रैंड है वो नई है। इसलिए इस विधि को हम अर्ध संरक्षित या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। वर्तमान में इन तीनों मॉडल्स में से यह सर्वाधिक मान्य मॉडल रेप्लिकेशन का है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। हम तीनों मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जिसमें तीनों को एक साथ इस डायग्राम में दिखाया गया है। पहला जो है ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। दूसरे मॉडल में ये डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन है, और तीसरा ये है हमारा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल डीएनए हमारा है। ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओरिजिनल डीएनए। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के दौरान आप देख रहे हैं कि हमारा एक स्ट्रैंड एज इट इज़ पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरा जो है वो नया मॉलिक्यूल बन करके आ गया है। फर्दर इसी विधि के द्वारा अगर हम सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखते हैं तो पुनः इस स्ट्रैंड से, पहले वाले से एक स्ट्रैंड हमारा ओरिजिनल ही रह जाता है, यानी ये स्ट्रैंड पूरी की पूरी कंजर्व रहती है, पूरी की पूरी सुरक्षित रहती है, और दूसरी स्ट्रैंड नई बन करके आती है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में 50% जो हमारा है वो कैसा है, ओरिजिनल है, कंजर्व्ड है, सुरक्षित है। जो हमारा पूरा पेरेंटल है 50% भाग या 50% भाग तो पेरेंटल स्ट्रैंड का ही है, और 50% भाग जो है वो नया डीएनए का पोर्शन है। बाद में जब सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 25% जो हमारा, अगर हम इससे कंपेयर करें तो 25% भाग हमारा ये है, बाकी 75% भाग इसके कंपैरिजन में नया डीएनए मॉलिक्यूल बन करके आता है। तो धीरे धीरे ये वाला जो भाग है इसके कंपैरिजन में ये हमारा बढ़ता जाएगा कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में। दूसरा आता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में ये देखिए आप, नीले रंग का जो पोर्शन है, ब्लू कलर का पोर्शन, ये फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है, दोनों के अंदर फ्रेगमेंट्स में टूट गया है, छोटे छोटे खंडों में टूट गया, और उन खंडों के सामने जो है हमारा पूरक नया डीएनए बन करके आया है, और ये फ्रेगमेंट्स फिर से जुड़ गए हैं। इसके फलस्वरूप जो मॉलिक्यूल्स बन के आते हैं ये दोनों क्या हैं, हाइब्रिड हैं, जिसमें ओरिजिनल पोर्शन भी है, ओरिजिनल सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन हैं खंडों में हैं, सेगमेंट्स के रूप में है, और नया डीएनए भी है और वो भी खंडों में है। तो हाइब्रिड है, खंडों में बने हुए हैं, और वो वापस से जुड़ गए। फर्दर सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, धीरे धीरे नए डीएनए मॉलिक्यूल की मात्रा बढ़ती जाएगी, ओरिजिनल भी रहेगा लेकिन उसके कंपैरिजन में नए डीएनए मॉलिक्यूल की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा मान्य रेप्लिकेशन का मॉडल है, अर्ध संरक्षित प्रतिकृतिकरण, इसके अंतर्गत ये जो डीएनए है, ये डीएनए जैसे ये है, ये डीएनए की स्ट्रैंड जो है रेप्लिकेशन के दौरान खुल जाती है इस प्रकार से, और नए डीएनए की स्ट्रैंड इसके सामने पूरक बन जाती है इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो डीएनए की स्ट्रैंड्स बन करके आई हैं पेरेंटल स्ट्रैंड से या ओरिजिनल स्ट्रैंड से, जो इनकी नए डीएनए का स्ट्रैंड का निर्माण हुआ है, ये दोनों ही जो हैं जो सीक्वेंसेस हैं ये कैसी हैं, हाइब्रिड हैं, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा एक हेलिक्स जो है वो कैसा है, ओरिजिनल है, और एक पूरा हेलिक्स कैसा है, नया है। इन्हें भी हम हाइब्रिड ही कहेंगे, लेकिन इसमें फ्रेगमेंट्स में नहीं टूटा हुआ है, ये पूरी की पूरी एक सीक्वेंस जो है पुरानी है, और उसके सामने, उनके सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है वो आकर के जुड़ जाते हैं, और पूरी की पूरी एक सीक्वेंस नए डीएनए के स्ट्रैंड की बनती है। यह है प्रतिकृतिकरण 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की ओर संपन्न होता है। तो इस प्रकार से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रेप्लिकेशन का होता है। धीरे धीरे इसमें आप देख रहे हैं फिर से इस फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन से जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बन के आया है, तो हमारा ये ब्लू वाला पोर्शन है, इनमें दिखाई दे रहा है नए, ये वाले जो बीच के डीएनए स्ट्रैंड्स हैं इनमें आपको ब्लू वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसमें ओरिजिनल डीएनए का पार्ट नहीं है, यहाँ पर है। फिर ये फर्दर खुलेंगे तो इनमें जो बाहर की स्ट्रैंड्स होंगी उनमें कुछ पोर्शन जो है वो ओरिजिनल का मिलेगा, इसमें भी कुछ पोर्शन ओरिजिनल का मिलेगा, लेकिन अंदर की ओर जो नई बन के आ रही हैं उनके अंदर नया डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट होता है।
इस प्रकार से ये तीनों मॉडल्स रेप्लिकेशन के बताए गए हैं। कंजर्वेटिव, संरक्षित, इसमें एक सीक्वेंस पूरी की पूरी कंजर्व रहती है और दूसरी सीक्वेंस नई बन के आती है। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, खंडों में टूट जाता है और खंडों के सापेक्ष नए डीएनए मॉलिक्यूल बनता है और फिर ये वापस से जुड़ जाते हैं और इनसे रेप्लिकेशन के राउंड्स में हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स बन करके आते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, अर्ध संरक्षित रेप्लिकेशन जो सबसे ज़्यादा मान्य है, इसमें डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स खुलती हैं, खंडों में नहीं टूटती हैं, बस केवल खुलती हैं और उनके सामने पूरक न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ जाते हैं और इनसे भी हाइब्रिड मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इनमें भी धीरे धीरे जो है हमारे नए डीएनए जो है उनका पोर्शन जो है वो बढ़ता जाता है ओरिजिनल डीएनए के कंपैरिजन में। Merson's and Stahl's experiment to determine which of the three models of replication applied to E. coli cells, Matthew Merson's and Franklin Stahl's, तो इसमें तीनों रेप्लिकेशंस के अंदर कौन सा जो मॉडल है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है या सबसे ज़्यादा वो वही होता है, तो इसका पता लगाने के लिए मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इसको पता लगाने के लिए कि कितना पोर्शन जो है वो हमारे ओल्ड डीएनए का होता है, पुराने डीएनए का होता है और कितना पोर्शन हमारा नया डीएनए बन करके आता है। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरियल सेल्स को यूज़ में लिया और उनको ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसके अंदर नाइट्रोजन सोर्स के रूप में नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स उन्होंने प्रयुक्त किए। एक नाइट्रोजन का आइसोटोप था 14N जो कि कॉमन फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, ये थोड़ा सा लाइट होता है, और दूसरा आइसोटोप लिया उन्होंने 15N। 15N इतना कॉमन नहीं होता, थोड़ा रेयर होता है, प्रकृति में कम मतलब कम मात्रा में ये पाया जाता है और ये कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा भारी होता है 14 के तुलना में, उसके कंपेयर में। तो इन दोनों नाइट्रोजन सोर्स को नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को प्रयुक्त करते हुए, मीडियम के अंदर प्रयुक्त करते हुए उन्होंने ई कोलाई सेल्स को ग्रो करवाया। सबसे पहले उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के तहत ई कोलाई बैक्टीरियल सेल्स को नाइट्रोजन 15 जो आइसोटॉप है, जो थोड़ा सा रेयर है और हैवी फॉर्म है, उस मीडियम वाले, उस नाइट्रोजन सोर्स वाले मीडियम के अंदर बैक्टीरियाज को ग्रो करवाया और कुछ राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशंस उनमें चलने दिए, जिसके फलस्वरूप उन ई कोलाई की जो बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं उनके अंदर 15N इनकॉर्पोरेट हो गया। उनके जो डीएनए है, उन डीएनए में जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं, जो नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है उनमें धीरे धीरे N15 फॉर्म जो नाइट्रोजन आइसोटॉप्स की है वो इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके अंदर प्रवेश कर गई। काफ़ी राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशंस लगातार कंटिन्यूसली उन्होंने ग्रो करवाए, जिससे फुल्ली वो जो नाइट्रोजन 15 है वो उनके डीएनए में आ गया। फिर उसके बाद में उनमें से, उस मीडियम में से जो बैक्टीरिया है उनमें से कुछ बैक्टीरियाज लिए उन्होंने, कुछ सैंपल लिया और ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स के रूप में नाइट्रोजन का जो दूसरा आइसोटॉप है नाइट्रोजन 14 जो कॉमन होता है और अपेक्षाकृत थोड़ा सा हल्का होता है, लाइट होता है, ऐसे मीडियम में उन बैक्टीरियाज को स्विच करवाया, चेंज कर दिया उनका मीडियम। उनका जो मीडियम था पहले कैसा था, 15N वाला था और बाद में उनको चेंज करके किस में लिया है, 14N वाले में लिया है। फिर धीरे उनके राउंड्स ऑफ एप्लीकेशंस देखे तो उन्होंने, उनके पास में अब 3 टाइप के सैंपल्स आ गए स्टडी करने के लिए। एक वो बैक्टीरियाज थे जो कैसे मीडियम में ग्रो हुए, 15N वाले में। एक ऐसे बैक्टीरिया का समूह उनके पास में था जो ट्रांजिशन स्टेट में थे, मतलब जिनमें पहले 15N नाइट्रोजन सोर्स उनके डीएनए में है और धीरे धीरे उनमें थोड़ा सा 14N वाला पोर्शन भी आ गया है, क्योंकि अब वो ऐसे मीडियम में स्विच हो गए, उनको ऐसे मीडियम में स्विच करा दिया गया जहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स कैसा था, 14N वाला, तो उनमें धीरे धीरे नाइट्रोजन 14 इनकॉर्पोरेट हो रहा है।
तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे है। और तीसरा जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स है वो कैसा है, ये वो बैक्टीरियल सेल्स का ग्रुप है जिसमें काफ़ी राउंड्स के बाद में, जो नाइट्रोजन 14 है उस मीडियम के बैक्टीरिया में काफ़ी राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशंस के बाद में जो बैक्टीरिया बन करके आए हैं उनका समूह है ये, जिसमें हमारा N14 वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाए। तो इस प्रकार से 3 बैक्टीरियाज का ग्रुप उनके पास में आ गया है, ये स्टडी करने के लिए कि इनके अंदर N14 की मात्रा ज़्यादा है या N15 की मात्रा ज़्यादा है या हाइब्रिड है या कितना पोर्शन किसका है, जिससे हम ये पता लगा सके कि जो मॉडल हैं, तीनों मॉडल जो है रेप्लिकेशन के, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव, तो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ये कराने के लिए उन्होंने जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज टेक्निक है उसको प्रयोग में लिया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन, जिसमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि रेड और ब्लू दोनों पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लू। इसके अंदर जो रेड वाला पोर्शन है एक तरीके से वो हमने मान लिया कि ये N14 वाला भाग है, और जो ब्लू वाला भाग दिखाई दे रहा है ये N15 वाला भाग है, या इस तरीके से हमने मान लिया है। तो सेंट्रीफ्यूजेशन ट्यूब के अंदर हम एक तो रेफरेंस के लिए हैवी सॉल्ट सॉल्यूशन डाल लेते हैं, और हमारा जो टेस्ट मटेरियल है इस केस में जैसे कि जो डीएनए है बैक्टीरियाज का, वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने डाल लिए। इनको डालने के बाद में हम इनको हाईली स्पीड पर रोटेट करवाते हैं, बहुत अल्ट्रा हाई स्पीड पर इनको रोटेट करवाया जाता है, इसको रोटेट करवाया जाता है, बहुत हाई स्पीड पर इनको घुमाया जाता है। स्पीड पे घुमाने से क्या होता है कि जो हल्का वाला पार्ट है, डेंसिटी मतलब जिसकी डेंसिटी कम है, या जो हल्का वाला पोर्शन है वो तो आ जाएगा ऊपर, और जो भारी वाला पोर्शन है वो आ जाएगा नीचे। तो ऑब्वियसली N15 जो है वो क्या होगा, वो भारी पोर्शन है वो नीचे की तरफ बैठेगा, और जो हल्का वाला पोर्शन है यानी N14 वाला भाग है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये टेक्निक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन में प्रयुक्त होती है। इसके बाद में उन्होंने इस टेक्निक को उपयोग में लेते हुए कई टाइप के एक्सपेरिमेंट्स मैसेल्सन एंड स्टॉल ने करवाए। जैसे कि ए वाले में आप देख रहे हैं, ये हमारा वो बैक्टीरिया का कल्चर है जिसमें N15 आइसोटॉप नाइट्रोजन सोर्स के रूप में इनके मीडियम में लिया गया है। N15 इसको लिया, इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, इन बैक्टीरिया का डीएनए निकाला और उनको सेंट्रीफ्यूजेशन करवाया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन उनमें करवाया, उनको हाईली स्पीड पर रोटेट करवाया, स्पिनिंग करवाई। इसके अंदर हम देखते हैं कि इनके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर हमको कैसा पोर्शन मिल रहा है, N15 वाला पोर्शन मिल रहा है, ब्लू कलर वाला पोर्शन मिल रहा है, यानी ये हमारा इसमें है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल डीएनए है, इसलिए इसमें N15 हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ओरिजिनल डीएनए है। इसके बाद में ये तो हमें पता चल गया कि हम N15 इसके अंदर था, और N15 से हमें N15 का ही बैंड हमको दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इन बैक्टीरियाज को N14 जो दूसरा आइसोटॉप है उस वाले मीडियम में ग्रो करवाया। तो उनका फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद में जो बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन उनका लगाया, हाईली स्पीड पर रोटेट करवाया। अब जो बैंड उनके पास में बनकर आया है वो आप देख रहे हैं कैसा बैंड है, वो इंटरमीडिएट बैंड है, ना तो आपको N14 दिखाई दे रहा है इसमें और ना कम्प्लीटली N15 वाला बैंड दिखाई दे रहा है। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि इसमें कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन अगर होता, मॉडल होता, तो एक हमारा N15 का बैंड ज़रूर दिखाई देता, जो कि इसमें नहीं है। तो हमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड बन के आ रहा है, और हाइब्रिड हमारे किस में बनते हैं, डिस्पर्सिव में भी बनते हैं और सेमी कंजर्वेटिव में भी बनते हैं। ये हाइब्रिड बनना ये दर्शाता है कि रेप्लिकेशन या तो डिस्पर्सिव मोड से हो रहा है या फिर किससे हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षित तरीके से हो रहा है। उसके बाद में हम इस N14 मीडियम का हम सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन लेते हैं।
यहाँ पे ये सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इन N14 मीडियम, हमने फिर से इन्हीं बैक्टीरियाज को N14 मीडियम में ग्रो करवाया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन ली, उसका हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन करवाया, तब हमारे पास में जो बैंड बन के आए उसमें आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड भी है और N14 भी है, हाइब्रिड भी है और N14 का पोर्शन भी है। फिर हम इसको और रोटेट करवाते हैं, एडिशनल राउंड्स हम जैसे जैसे हम और राउंड्स रेप्लिकेशन के लेते जाते हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमें हाइब्रिड तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो N14 का जो इंटेंसिटी है N14 वाले बैंड की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, शार्प होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसकी इंटेंसिटी मिल रही है, यानी हमारा N14 वाला पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये सारे रिज़ल्ट्स हमारे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को ज़्यादा दिखा रहे हैं, ज़्यादा बता रहे हैं कि जो रेप्लिकेशन का मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव का होना बताता है। जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल डीएनए है, N15 फर्स्ट राउंड में हमको क्या मिला था, ओरिजिनल डीएनए का पोर्शन ही मिला था, इसलिए हमको ब्लू कलर का N15 बैंड जो हैवी है, जो नीचे की तरफ है, वो हमें दिखा था। इसके बाद में ओरिजिनल डीएनए से जब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स खुलती हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के सामने नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन के आते हैं, तो हमको क्या मिलते हैं, दो हाइब्रिड मॉलिक्यूल मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको एक इंटरमीडिएट बैंड दिखाई देता है। ना तो वो पूरी तरीके से N14 है और ना ही वो पूरी तरीके से N15 है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के फर्दर राउंड्स में आप देख रहे हैं कि इनमें फिर आगे डीएनए जो है स्ट्रैंड्स फिर खुल रही हैं, फिर नया पोर्शन बन रहा है। तो जो हमारा ओरिजिनल ब्लू कलर का पोर्शन था वो आपको बाहर की स्ट्रैंड्स में दिखाई देगा, आपको जो बीच की स्ट्रैंड्स हैं उनमें ये ओरिजिनल वाला पार्ट जो है, ये ब्लू कलर वाला, ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि जो आउटर वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें ये पोर्शन है, इनमें ये पोर्शन भी है और नया वाला डीएनए पोर्शन भी है, तो इनके अंदर N15 भी है इसमें और इसमें N15 भी है और N14 भी है। जो बाहर के दिखाई दे रहे हैं ये हाइब्रिड हैं, इनमें N15 का पार्ट भी है और N14 का पार्ट भी है। इन मॉलिक्यूल्स की वजह से हमें हाइब्रिड वाला बैंड दिखाई देता है, जिसमें N15 का पोर्शन भी है और N14 का पोर्शन भी है। और बीच के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें N15 का पोर्शन बिल्कुल नहीं है, इनमें धीरे धीरे क्या बन रहा है, इनमें धीरे धीरे क्या इनकॉर्पोरेट हो रहा है, N14, जिसके फलस्वरूप हमें N14 वाला बैंड दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड से और रेप्लिकेशन के मॉडल्स मतलब और राउंड्स हम रेप्लिकेशन के देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड मॉलिक्यूल तो है ही, यहाँ पे जो ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ कुछ मात्रा में है, लेकिन बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इनके अंदर, इन डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर N14 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। और इनके बढ़ने के कारण ही हमें दो टाइप के बैंड मिल रहे हैं, एक जिसमें ये ऊपर वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, उनकी वजह से ये जो हाइब्रिड वाला स्ट्रैंड बैंड है वो इन ऊपर और नीचे जो अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, जिनमें ओरिजिनल का भी कुछ पार्ट है और नए का भी कुछ पार्ट है, जिसमें N15 भी है और N14 भी है, इसकी वजह से हमको ये हाइब्रिड वाला स्ट्रैंड दिखाई देता है, क्योंकि इसमें N15 का पोर्शन भी है और N14 का पोर्शन भी है। लेकिन धीरे धीरे फर्दर और राउंड की वजह से हमारा बीच का पोर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इनके बढ़ने की वजह से जो हमारा ये ऊपर का स्ट्रैंड है ये भी क्या होता जा रहा है, ज़्यादा शार्प होता जा रहा है। इसकी स्ट्रैंड जो है इस बैंड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा शार्प होती जा रही है। तो हमें मैसेल्सन एंड स्टॉल्स के एक्सपेरिमेंट से ये साफ समझ में आता है कि जो रेप्लिकेशन है वो किस मॉडल से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है, अर्ध संरक्षित विधि से डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट डीएनए की अर्ध संरक्षित विधि को की होने की पुष्टि को पुष्टि करता है, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। थैंक यू।